इस पूरे हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में कोई छुट्टी नहीं रहने वाली है, यानी लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन देखने को मिलेंगे। ऐसे में घरेलू और ग्लोबल दोनों तरह की खबरों का असर सीधे बाजार की चाल पर दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस बार कई बड़े इकोनॉमिक ट्रिगर एक साथ लाइन अप है। पिछले कुछ महीनों से निफ्टी और सेंसेक्स एक सीमित दायरे में घूमते दिखाई दे रहे हैं। इंडेक्स स्तर पर बड़ा रिटर्न नहीं बन पा रहा, क्योंकि बाजार में एक तरफ ग्लोबल अनिश्चितता है तो दूसरी तरफ निवेशक किसी बड़े पॉजिटिव ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में बाजार में ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं दिखी और ओवरऑल इंडेक्स लगभग फ्लैट ही रहा। इसका मतलब यह है कि फिलहाल बाजार में न बुल्स पूरी तरह मजबूत हैं और न ही बियर्स के पास कोई बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है। अमेरिकी बाजार की बात करें तो डाउ जोन्स में ज्यादा हलचल नहीं रही, लेकिन नैस्डैक में करीब 400 पॉइंट की तेज रैली देखने को मिली। इसका सबसे बड़ा फायदा टेक्नोलॉजी और एआई से जुड़े शेयरों को मिला, इसलिए आने वाले दिनों में इंडियन आईटी सेक्टर में भी इसका पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। इस हफ्ते का सबसे अहम ट्रिगर इन्फ्लेशन डेटा रहने वाला है। खास बात यह है कि भारत और अमेरिका दोनों का इन्फ्लेशन डेटा 12 मई को आने वाला है, इसलिए अगले दिन बाजार में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों देशों के आंकड़े मिलकर सेंटिमेंट तय करेंगे। अगर भारत का इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है तो इससे आरबीआई पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव कम होगा, जो बैंकिंग, ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छा संकेत माना जाएगा। वहीं अगर इन्फ्लेशन उम्मीद से ज्यादा आता है तो बाजार में दबाव बढ़ सकता है। अमेरिका का सीपीआई डेटा भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगली ब्याज दर नीति पर टिकी हुई है। अगर वहां महंगाई कम होती दिखी तो ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद मजबूत होगी, जिससे ग्लोबल बाजारों में तेजी आ सकती है। इस हफ्ते अमेरिका का पीपीआई यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा भी आएगा। ये डेटा बताता है कि कंपनियों के लिए सामान बनाना कितना महंगा हो रहा है। अगर फैक्ट्री स्तर पर लागत बढ़ती है तो आगे चलकर वही महंगाई आम लोगों तक पहुंचती है, इसलिए ये डेटा भविष्य के इन्फ्लेशन का शुरुआती संकेत माना जाता है। अमेरिका का रिटेल सेल्स डेटा भी बाजार के लिए काफी अहम रहेगा। अगर अमेरिकी लोग ज्यादा खर्च करते दिखाई देते हैं तो इसका मतलब होगा कि वहां की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत है, लेकिन ज्यादा खर्च कभी कभी इन्फ्लेशन बढ़ने का कारण भी बन सकता है। बाजार में हंटा वायरस को लेकर भी चर्चा तेज हुई है। ये वायरस मुख्य रूप से चूहों के जरिए फैलने वाला संक्रमण माना जाता है। फिलहाल स्थिति कोविड जैसी गंभीर नहीं है, लेकिन ग्लोबल बाजार ऐसे हेल्थ रिस्क पर तुरंत रिएक्ट करते हैं, इसलिए निवेशकों की नज़र इस खबर पर बनी हुई है। चौथी तिमाही के नतीजों का सीजन अभी भी जारी है और कई कंपनियां मजबूत रिजल्ट दिखा रही हैं। जिन कंपनियों का मुनाफा और मार्जिन उम्मीद से बेहतर आ रहा है, उनमें निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। कैनरा बैंक, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, भारती एयरटेल, डीएलएफ, एचपीसीएल और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी बड़ी कंपनियां इस हफ्ते अपने तिमाही नतीजे पेश करेंगी, इसलिए बैंकिंग, पावर, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, ऑयल और मेटल सेक्टर में तेज हलचल देखने को मिल सकती है। कैनरा बैंक के नतीजों पर खास नजर रहेगी, क्योंकि इससे बैंकिंग सेक्टर में लोन ग्रोथ और एसेट क्वालिटी की स्थिति का संकेत मिलेगा। अगर बैंक मजबूत प्रॉफिट और कम एनपीए दिखाता है तो पीएसयू बैंक शेयरों में पॉजिटिव सेंटिमेंट बन सकता है। टाटा पावर कंपनी के रिजल्ट्स इसलिए अहम होंगे क्योंकि निवेशकों की नज़र रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस और कंपनी की भविष्य की ग्रोथ गाइडेंस पर रहेगी। पावर सेक्टर में आने वाले समय में सरकारी निवेश बढ़ने की उम्मीद भी बनी हुई है। भारती एयरटेल के नतीजों में निवेशक एआरपीयू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर और 5G एक्सपेंशन से जुड़ी अपडेट पर फोकस करेंगे। अगर कंपनी मजबूत सब्सक्राइबर ग्रोथ दिखाती है तो टेलीकॉम सेक्टर में तेजी देखने को मिल सकती है। एचपीसीएल जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर भी नजर रहेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव सीधे इनके मार्जिन को प्रभावित करता है। अगर तेल महंगा बना रहता है तो इन कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल भारतीय शेयर बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है, क्योंकि निवेशक किसी बड़े पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में खबर आधारित तेज उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना काफी ज्यादा है। एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव कम होता है और क्रूड ऑयल नरम रहता है तो बाजार में राहत की तेजी आ सकती है, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो निवेशकों का जोखिम लेने का मूड कमजोर पड़ सकता है। मोतीलाल ओसवाल के अनुसार भारतीय बाजार फिलहाल पूरी तरह ग्लोबल संकेतों पर निर्भर दिखाई दे रहा है। खासकर यूएस इन्फ्लेशन डेटा और फेड की ब्याज दर नीति से जुड़ी उम्मीदें आने वाले दिनों में बाजार की दिशा तय कर सकती हैं।
मिडिल ईस्ट को लेकर तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका, ईरान और दूसरे देशों के बीच लगातार बयानबाजी और छोटे स्तर के हमलों की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे ग्लोबल निवेशकों के बीच डर और अनिश्चितता बनी हुई है। इस हफ्ते का सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा माना जा रहा है। करीब 10 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चीन का दौरा कर रहे हैं, इसलिए बाजार को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच व्यापार, एआई और टैरिफ जैसे मुद्दों पर बड़ी बातचीत हो सकती है। सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका और चाइना की इस मीटिंग में मिडिल ईस्ट संकट को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि चीन और रूस को ईरान का करीबी सहयोगी माना जाता है। इसलिए अगर कोई समाधान निकलता है तो उसका सीधा असर ऑयल मार्केट और ग्लोबल इक्विटी मार्केट पर दिख सकता है। अगर इस मीटिंग से कोई पॉजिटिव संकेत निकलता है तो बाजार में मजबूत तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बातचीत बेनतीजा रहती है तो निवेशकों की निराशा बढ़ सकती है और बाजार में फिर से दबाव देखने को मिल सकता है। बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग से जुड़ी समरी ऑफ ओपिनियंस रिपोर्ट भी इस हफ्ते आने वाली है। आम निवेशकों को ये चीज छोटी लग सकती है, लेकिन जापान की ब्याज दर नीति का असर ग्लोबल करेंसी और विदेशी निवेश के फ्लो पर पड़ता है। येन कैरी ट्रेड को लेकर भी बाजार सतर्क रहेगा। आसान भाषा में समझें तो कई बड़े निवेशक जापान से कम ब्याज पर पैसा लेकर दूसरे देशों के बाजार में निवेश करते हैं। अगर जापान अपनी नीति में बड़ा बदलाव करता है तो ग्लोबल मार्केट में अचानक वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। विदेशी निवेशकों की गतिविधियां अभी भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। मई महीने में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से करीब 14,231 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं, जो ये दिखाता है कि ग्लोबल अनिश्चितता के बीच विदेशी फंड अभी भी सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। भारतीय रुपया भी दबाव में बना हुआ है और डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर दिखाई दे रहा है। अगर ग्लोबल तनाव और बढ़ता है या क्रूड ऑयल महंगा बना रहता है तो रुपया और नीचे जा सकता है। गोल्ड और सिल्वर में मजबूती बनी हुई है, क्योंकि अनिश्चित माहौल में निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं। यही वजह है कि सोना लगातार ऊंचे स्तर पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिल रही है, जबकि अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड अभी भी 4.36% के आसपास बनी हुई है। बॉन्ड यील्ड ऊंची रहने का मतलब ये है कि निवेशक अभी भी सुरक्षित रिटर्न को प्राथमिकता दे रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन लगातार मजबूत बना हुआ है और $80,000 के ऊपर निकल चुका है। इससे ये संकेत मिलता है कि बड़े निवेशक अब फिर से रिस्की एसेट्स में पैसा लगाना शुरू कर रहे हैं। वहीं इथेरियम अभी भी सीमित दायरे में फंसा हुआ है और बिटकॉइन जैसी तेजी नहीं दिखा पा रहा। इसका मतलब ये है कि फिलहाल क्रिप्टो मार्केट में पैसा ज्यादा बिटकॉइन की तरफ केंद्रित है। सोमवार 11 मई की ट्रेडिंग में 24,000 का स्तर निफ्टी के लिए सबसे अहम सपोर्ट माना जा रहा है। अगर इंडेक्स इस स्तर के नीचे फिसलता है तो बाजार में घबराहट बढ़ सकती है और बिकवाली तेज होने का खतरा रहेगा। वहीं इस स्तर के ऊपर टिके रहने पर बाजार स्टेबिलिटी दिखा सकता है। SBI सिक्योरिटीज अनुसार 24,000 से 23,950 का दायरा मजबूत सपोर्ट जोन है। अगर निफ्टी इसके नीचे बंद होता है तो इंडेक्स 23,800 और फिर 23,650 तक फिसल सकता है। दूसरी तरफ 24,330 से 24,350 का जोन फिलहाल मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है, जिसे पार करना बाजार के लिए बेहद जरूरी हो। एंजल वन का मानना है कि 24,500 से 24,600 की रेंज बाजार के लिए सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। अगर निफ्टी इस दायरे के ऊपर मजबूती से टिक जाता है तो फिर 25,000 से 25,100 तक की नई तेजी शुरू हो सकती है। यानी फिलहाल बाजार ब्रेकआउट जोन के बेहद करीब घूम रहा है। कुल मिलाकर ये हफ्ता भारतीय और ग्लोबल बाजार दोनों के लिए बेहद अहम रहने वाला है। इन्फ्लेशन डेटा, ट्रंप चाइना मीटिंग, मिडिल ईस्ट तनाव, क्रूड ऑयल और FII गतिविधियां मिलकर बाजार की दिशा तय कर सकती हैं। बाजार बंद होने के बाद कई बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे और अहम अपडेट सामने आए हैं, जिनका असर सोमवार के कारोबार में इन शेयरों पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में निवेशकों को इन स्टॉक्स पर खास नजर रखनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट के आधार पर इनमें अच्छी हलचल और तेज मूवमेंट देखने को मिल सकती है। Hyundai मोटर इंडिया के नतीजों में मुनाफा और मार्जिन दोनों कमजोर रहे हैं, जिससे सोमवार को स्टॉक पर दबाव देखने को मिल सकता है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने मजबूत रिजल्ट और अच्छी ग्रोथ गाइडेंस दी है, जिसके कारण बैंकिंग शेयरों में पॉजिटिव माहौल बन सकता है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए हैं और मार्जिन भी मजबूत रहे हैं, जबकि स्विगी का घाटा घटने के साथ कमाई में अच्छी तेजी आई है। इसलिए दोनों स्टॉक्स में सोमवार को निवेशकों की खरीदारी देखने को मिल सकती है। अर्बन कंपनी की कमाई जरूर बढ़ी, लेकिन घाटा काफी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं बजाज हेल्थकेयर का मुनाफा नुकसान में बदल गया है। ऐसे में दोनों कंपनियों के शेयरों में हल्का दबाव और कमजोर रिएक्शन देखने को मिल सकता है।
एबीबी इंडिया का मुनाफा बढ़ा है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन में कमजोरी आई है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया ने मजबूत नतीजों के साथ एसेट क्वालिटी में सुधार दिखाया है। इसलिए बैंक ऑफ इंडिया में तेजी का माहौल बन सकता है, जबकि एबीबी इंडिया में निवेशक थोड़े सतर्क रह सकते हैं। निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने शानदार ग्रोथ दिखाई है, जहां मुनाफा और प्रीमियम दोनों तेजी से बढ़े हैं। वहीं जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में कमाई बढ़ने के बावजूद मुनाफा घटा है। ऐसे में निवा बुपा में पॉजिटिव मूव और जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमित हलचल देखने को मिल सकती है। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के मुनाफे में गिरावट देखने को मिली है, जिससे स्टॉक पर हल्का दबाव रह सकता है, जबकि ओबेरॉय रियल्टी ने मजबूत कमाई और शानदार प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, जिसके कारण रियल एस्टेट सेक्टर में ये शेयर सोमवार को फोकस में रह सकता है। शनिवार को कई कंपनियों ने अपने तिमाही नतीजों के साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है। ऐसे में अगले कारोबारी सत्र में इन शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि निवेशक डिविडेंड देने वाली कंपनियों पर खास नजर रखते हैं। बिरला कॉर्पोरेशन ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर पर 12.5 रुपये का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। कंपनी ने साफ किया है कि एजीएम में मंजूरी मिलने के बाद 30 दिनों के भीतर शेयरधारकों को भुगतान कर दिया जाएगा। डी लिंक इंडिया ने इस बार निवेशकों को डबल फायदा दिया है। कंपनी ने 20 रुपये का फाइनल डिविडेंड और 7 रुपये 50 पैसे का स्पेशल डिविडेंड घोषित किया है, यानी कुल 27 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर का भुगतान किया जाएगा। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स ने 1 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर पर 0.30 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा की है। रकम छोटी जरूर है, लेकिन लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनियों पर निवेशकों का भरोसा मजबूत बना रहता है। एडवांस्ड एंजाइम टेक्नोलॉजीज ने 2 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर पर 1 रुपये 35 पैसे का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। कंपनी ने बताया कि एजीएम की मंजूरी मिलने के बाद अगले ही दिन से डिविडेंड भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सह्याद्री इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। रिकॉर्ड डेट और बुक क्लोजर की जानकारी कंपनी बाद में जारी करेगी, इसलिए निवेशकों की नजर अब अगले अपडेट पर रहेगी। केवल किरण क्लोथिंग ने दूसरा अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। कंपनी 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर पर 2 रुपये प्रति शेयर देगी और इसका भुगतान 26 मई 2026 या उसके बाद किया जाएगा। वेब सॉल्यूशंस ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर पर 0.50 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड की सिफारिश की है। वहीं सॉलिटेयर मशीन टूल्स ने वित्त खत्म होने के बाद 1 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड देने का फैसला किया है। अगले हफ्ते शेयर बाजार में बोनस, स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड से जुड़े कई बड़े कॉर्पोरेट एक्शन होने वाले हैं। एप्टिस फार्मा ने 2 शेयर पर 3 बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। इसकी एक्स डेट 12 मई 2026 तय की गई है। डेव लैबटेक वेंचर ने 1:1 बोनस इशू के साथ स्टॉक स्प्लिट का भी ऐलान किया है। कंपनी 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर को 5 रुपये फेस वैल्यू में बांटेगी और दोनों कॉर्पोरेट एक्शन की एक्स डेट 15 मई 2026 है। बायोजन फार्माचेम इंडस्ट्रीज ने 1:6 बोनस इशू घोषित किया है। मतलब हर 6 शेयर पर निवेशकों को एक अतिरिक्त शेयर मिलेगा और इसकी एक्स डेट 15 मई 2026 तय हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 17.35 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। इसकी एक्स डेट 15 मई और रिकॉर्ड डेट 16 मई 2026 रखी गई है, इसलिए बैंकिंग सेक्टर के निवेशकों की नज़र इस शेयर पर बनी रहेगी। मन्नापुरम फाइनेंस ने 0.50 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसकी एक्स डेट 11 मई 2026 है। गोदरेज कंज्यूमर 5 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड देने जा रही है। एफएमसीजी सेक्टर की इस बड़ी कंपनी की एक्स डेट 12 मई 2026 तय की गई है। एनआरबी बियरिंग्स ने 2.25 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। इसकी एक्स डेट 13 मई 2026 रखी गई है। ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड ने 2 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। रियल एस्टेट सेक्टर में ये स्टॉक अगले हफ्ते कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से चर्चा में रह सकता है। आनंद राठी वेल्थ ने 7 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इसकी एक्स डेट 15 मई 2026 है और वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर के लिहाज से ये अहम अपडेट माना जा रहा है। पीएई लिमिटेड ने 0.20 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इसकी एक्स डेट 11 मई 2026 तय की गई है। एप्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया ने 2 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी की एक्स डेट 15 मई 2026 रखी गई है। एचबीजी होटल्स लिमिटेड ने 0.15 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। इसकी एक्स डेट भी 15 मई 2026 तय हुई है।
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने 2 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। वहीं केन्ना मेटल इंडिया ने 40 रुपये प्रति शेयर का बड़ा अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इतनी मजबूत डिविडेंड घोषणा की वजह से ये स्टॉक बाजार में चर्चा का केंद्र बन सकता है। इस हफ्ते कई बड़े ब्रोकरेज हाउस रियल एस्टेट, बैंकिंग और फैशन रिटेल सेक्टर को लेकर पॉजिटिव नजर आए हैं। ICICI सिक्योरिटीज और मोतीलाल ओसवाल ने ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, साउथ इंडियन बैंक और अरविंद फैशंस पर बाय रेटिंग देते हुए 35 से 55% तक की संभावित तेजी का अनुमान लगाया है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर ICICI सिक्योरिटीज ने 1179 रुपये का टारगेट दिया है, जो मौजूदा भाव से करीब 55% ऊपर है। ब्रोकरेज का मानना है कि आने वाले वर्षों में कंपनी की सेल्स बुकिंग और नए प्रोजेक्ट से ग्रोथ मजबूत रह सकती है। हालांकि रियल एस्टेट डिमांड में सुस्ती एक रुकावट बनी हुई है। साउथ इंडियन बैंक को लेकर भी ICICI पॉजिटिव है और 56 रुपये का नया टारगेट दिया गया है। बैंक के Q4 नतीजों में लोन ग्रोथ, कासा और एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है, जिससे आने वाले समय में बैंक की कमाई मजबूत रह सकती है। अरविंद फैशंस पर मोतीलाल ओसवाल ने 620 रुपये का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज के अनुसार US पोलो और फ्लाइंग मशीन जैसे ब्रांड्स की मजबूत बिक्री और ऑनलाइन ग्रोथ कंपनी के बिजनेस को आगे सपोर्ट कर सकती है। कोफोर्ज में मजबूत रिकवरी देखने को मिली है और स्टॉक 1330 से 1350 रुपये के बड़े रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1420 से 1460 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, जबकि 1320 रुपये का स्टॉप लॉस अहम रहेगा। NBC इंडिया में भी लंबे करेक्शन के बाद अच्छी तेजी लौटती दिख रही है और स्टॉक 98 रुपये से 100 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। अगर ये मजबूती बनी रहती है तो शॉर्ट टर्म में 104 रुपये से 108 रुपये तक की तेजी देखने को मिल सकती है।